जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज या जनक रॉबर्ट हुक हैं। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लीवेनहुक हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? सलाइडेन एवं स्वान। देखिए, सलाइडेन एवं स्वान दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि पूरे शरीर जो है सो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा दुनिया में सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, पूरा दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव में सबसे छोटी कोशिका तो स्पर्म शुक्राणु, मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु। अब मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, विभाजन रहित कोशिका तो न्यूरॉन। न्यूरॉन कहाँ होता है? ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में चोट लग जाएगा तो ब्लड आएगा, और कस के लग जाएगा तो खोपड़ी में लगेगा, और कस के लग जाएगा तो ब्रेन में लग जाएगा, जिससे कि ब्रेन खराब हो जाएगा। इसीलिए पुलिस कहती है जब गाड़ी चलाते हो ना तो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, और नहीं तो जहाँ ब्रेन में चोट लगा तो ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए सब दिन के लिए डिलीट हो जाओगे। सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर यकृत में। लीवर को काट भी दीजिएगा ना तो अपने से ठीक हो सकता है, क्योंकि सबसे तेजी से विभाजन कोशिका का होता है लीवर में। चलिए अब समझते हैं कोशिका के मेन अध्ययन को। बहुत सारे ईंट को मिला देंगे तो एक दीवार बन जाता है। जब बहुत सारे दीवार को एक साथ मिला देंगे तो एक कमरा बन जाता है। जब सभी कमरा को अच्छा से सजा देते हैं तो एक घर बन जाता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में है कि जब बहुत सारे कोशिका को मिला देते हैं तो एक ऊतक बन जाता है। जब बहुत सारे ऊतक मिल जाता है तो एक अंग बन जाता है, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, आँख हो गया, ये सब शरीर का अंग है। अब जब बहुत सारे अंग मिल जाता है तो अंग तंत्र बन जाता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब जब पूरा सब कुछ मिल जाता है तब जाकर अंत में शरीर बन जाता है। चलिए अब कोशिका के मेन पार्ट्स को समझते हैं। पहला में है कोशिका झिल्ली, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये झिल्ली पादप प्लस जंतु दोनों में होते हैं। जंतु उसे कहते हैं जो चल फिर सकता है, जो घूम सकता है, उसे जंतु कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, गाय बकरी, सब क्या है? जंतु हैं। पादप उसे कहते हैं जो एक जगह से ही हिल डोल करता है, उसे पादप कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या एक जगह से ही हिल डोल करते रहता है ना। ये प्रोटीन का बना होता है। ये झिल्ली जो है किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के जितना भी अंग है सब इसी झिल्ली में रहते हैं। जैसे दुकान जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए तो 1 केजी टमाटर, 10 रुपये का धनिया पत्ता, 10 रुपये का हरा मिर्च, ये सब खरीदते हैं तो एक झिल्ली में दे देता है ना। तो उसी तरह से इसमें है कि कोशिका की सभी अंग जो है से इसी झिल्ली में रहते हैं। अब आता है कोशिका भित्ति, जिससे वाल कहते हैं। ओनली प्लांट, केवल पेड़ पौधा में ही होता है। जैसे एक चीज़ आप गौर किए होंगे कि दुकान जाते होंगे सब्जी खरीदने के लिए, जब छोटा सामान रहता है तो एक झिल्ली में दे देता है ना। लेकिन उसी में और सामान, भारी सामान दे दे तो उसमें दोहरी झिल्ली लगाता है ना। तो उसी तरह से इसमें है, दोहरी झिल्ली किस में होता है? तो केवल पेड़ पौधा में होता है। ये किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। तो कोशिका भित्ति में उसी तरह से होता है। कोशिका भित्ति में बाहर से एक और झिल्ली लग जाता है ना, जिसको दोहरी झिल्ली कहते हैं। दोहरी, पेड़ पौधा में दोहरी झिल्ली होती है। ये किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये दोहरी झिल्ली कैसे करता है? तो सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोग में शरीर के कोशिका की सुरक्षा के लिए क्या है? कपड़ा है। उसी तरह से जानवर में क्या है? तो जानवर की बाल है। उसी तरह से पेड़ पौधा में है कि पेड़ पौधा में बाहरी कोशिका भित्ति होती है जो सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कपड़ा किसका बना है? तो सेलुलोज का। कागज का नोट किसका बना है? तो सेलुलोज का। कागज किसका बना है? तो सेलुलोज का। पेड़ से जितना क्वेश्चन पूछेगा ये जान लीजिए कि उस सेलुलोज से बनता है। चलिए अब आगे देखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। इसका खोज किया था अल्टमैन। कभी कभी खोजकर्ता पूछ लेता है तो इसका खोज किया था अल्टमैन। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा या पावर बनाता है। अब समझते हैं कि ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन चला जाता है हीमोग्लोबिन के पास। हीमोग्लोबिन जो है से उस ऑक्सीजन को भेज देता है कोशिका के पास। अब कोशिका जो है से उस ऑक्सीजन को भेज देता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है, जिससे हम लोग का ऊर्जा या पावर मिलता है।
ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एम से लिखते हैं। अब आता है गोल्जी बॉडी, इसको खोज किया था कैमिलो गोल्जी। ये परिवहन करता है, जैसे हमारे पूरा शरीर में कोशिका भरा हुआ है। अब कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है तो ऊर्जा बनाता है। मान लीजिए कोई धावक दौड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ऊर्जा की जरूरी है तो पैर में, है ना। अब मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेल रहा है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ऊर्जा की जरूरी है तो हाथ में, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ऊर्जा की जरूरी है तो जीभ में, नहीं तो जितना जीभ में ऊर्जा है तो उतना बोलते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसीलिए गोल्जी बॉडी क्या करता है कि मान लीजिए हम जीभ से बोल रहे हैं तो पैर की तो कोशिका तो रुका हुआ है, रेस्ट कर रहा है वो, है ना। पैर में जो ऊर्जा है वो तो रुका हुआ है, तो गोल्जी बॉडी क्या करता है कि यहाँ से उठाकर और दे देता है जीभ को। मान लीजिए बैडमिंटन खेल रहे हैं तो ज़्यादा किस चीज़ को ऊर्जा चाहिए तो हाथ को, तो इसलिए यहाँ से इधर से उठाता है और दे देता है हाथ को। मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में ऊर्जा की जरूरत चाहिए तो पैर में, तो इधर से ऊर्जा उठाता है गोल्जी बॉडी और दे देता है पैर को, ताकि उसका ऊर्जा मिल सके। हमारे शरीर में 65% जल है, तो बताइए कि कोई 100 kg का आदमी है तो उसमें 65 kg जल है, 65 kg पानी है, तो पानी गया कहाँ, उतना पानी पेट में अट सकता है, नहीं अट सकता है। तो सारा का सारा पानी जो है ना वो कोशिका के अंदर में है। हमारे पेट में तो 1 से 2 लीटर अट सकता है ना, लेकिन सारा का सारा पानी जो है ना उस कोशिका के अंदर में है, जो रसधानी के अंदर में रहता है। इसे बोलते हैं वैक्यूल्स। समझते हैं तारा का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। इसका खोज किया था बॉबरी ने। ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका टूटकर पुनः दूसरे कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। ये सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है तो लीवर में। लीवर को काट भी दीजिएगा तो अपने से ठीक हो सकता है, क्योंकि सबसे तेजी से विभाजन कोशिका कहाँ होता है तो लीवर में। कहाँ विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन में। ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। क्वेश्चन में पूछता है शरीर का वह कौन सा अंग है जो अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा कर सकता है तो लीवर। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ब्रेन में जब कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है, सुनते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया, तो कैसे हो जाता है। तो चलिए उसके बारे में समझिए। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होता है और 10% गिलियल सेल होता है। गिलियल सेल होता है जिसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। उस सेंट्रोसोम जैसे तेजी से विभाजन करने लगता है उसे वो कहते हैं ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। अंतःपरादित्य जलिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आंतरिक कंकाल आंतरिक सहायता करता है। जैसे कोशिका के अंदर एक आंतरिक कंकाल एक पिलर की तरह काम करता है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो पिलर देते हैं, क्यों, दीवार को मजबूत रखने के लिए। उसी तरह से कोशिका के अंदर में एक कंकाल की तरह कार्य करता है। कोशिका को दबने नहीं देता है, चपने नहीं देता है। अगर चप जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। ये जो है एक जो है रफ बनाता है और एक जो है स्मूथ बनाता है। रफ में हो जाता है प्रोटीन बनता है, और जो चिकना है उसमें वसा जो फैट बनता है जिसको कहते हैं चर्बी। चर्बी क्या होता है, चिकना होता है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वसा निर्माण होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन निर्माण होता है। तो चलिए अब समझते हैं राइबोसोम। इसका खोज किया था फ्लाइडन ने। ये प्रोटीन निर्माण करता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए केंद्रक, इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन रहता है और 10% डीएनए रहता है और बाकी बात 10% अन्य तत्व रहता है। इसमें क्रोमोसोम होता है और इसमें डीएनए और आरएनए रहता है। इसमें न्यूक्लियस सबसे बड़ा है। अब न्यूक्लियस कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा से काम करो, गोल्जी बॉडी अच्छा से काम करो, वैक्यूम अच्छा से काम करो, सेंट्रोसोम अच्छा से काम करो। सबका काम करने का सलाह कौन देता है तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इसे सब में से बड़ा है। चलिए अब लाइसोसोम के बारे में समझते हैं। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे ने। लाइसोसोम क्या करता है तो कोशिका के अंदर सफाई करने का काम करता है, ठीक है। जल अपघटक एंजाइम ये छोड़ता है। देखिए लाइसोसोम इतना खतरनाक है कि जिसमें सड़ जाएगा वो जैसे मर जाएगा। वो लाइसोसोम इतना खतरनाक है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा अच्छा से बनाओ। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि जाओ हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, जाओ नहीं बनाएंगे। तो लाइसोसोम क्या कहता है कि बुलाता है अपने पास। अब बुलाकर कहता है कि रुको, कहता है कि ऊर्जा नहीं बनाएगा तो रुको। उसमें क्या करता है कि जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है ना। छोड़ने के बाद जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तुरंत मर जाता है ना। तो उसी तरह से इसको न्यूक्लियस को कहता है। न्यूक्लियस सबको देखते रहना, माइटोकॉन्ड्रिया का, गोल्जी बॉडी का, वैक्यूम का, सेंट्रोसोम का, सबको देखते रहना। अगर कोई अच्छा से काम नहीं करता है तो हमको बोलना।
तो फिर कहता है गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन अच्छा से करना, है ना। वैक्यूम को कहता है जल संग्रह अच्छा से, सेंट्रोसोम कहता है सेंट्रोसोम अच्छा से विभाजन करना, राइबोसोम कहता है प्रोटीन अच्छा से बनाना। अब इसमें गोल्जी बॉडी कहता है कि जाओ ऊर्जा का परिवहन नहीं करेंगे, जाओ देखेंगे लाइसोसोम क्या कर लेगा। उसी तरह से वैक्यूम कहता है हम भी नहीं बनाएंगे, सेंट्रोसोम कहता है हम भी नहीं बनाएंगे, राइबोसोम कहता है हम भी नहीं बनाएंगे। तब क्या करता है लाइसोसोम कि अपने आप फट जाता है। जब अपने फटता है तो सब इसमें लहरा जाता है। अब बताइए कि लाइसोसोम इतना खतरनाक है कि इसमें कोई भी सटेगा तो तुरंत मर जाएगा। अब इसमें ये अपने आप फट जाता है, फटने के बाद जो है इस सब में लहरा जाता है, लहराने के बाद ये सब मर जाता है। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूम सब जितना है सब मर जाता है। मरता है कौन? जिस कोशिका के अंदर में लाइसोसोम रहता है वो कोशिका मरता है। ये नहीं कि शरीर का पूरा कोशिका मर गया से, नहीं, जिस कोशिका के अंदर लाइसोसोम रहता है वो कोशिका सब मर जाता है। इसलिए जब कस के मारिएगा या अंगुली दरवाजा में चिपा जाता है तब देखिएगा वहाँ काला हो जाता है। काला होने का मतलब कि वहाँ पर कोशिका और लाइसोसोम दोनों मर गया, है ना। अब वहाँ पर जो है, अब बताइए वहाँ पर सफा करने का काम कौन करेगा, है ना। जब मर गया वहाँ पर लाइसोसोम भी मर गया, कोशिका भी मर गया। लाइसोसोम का काम था कि मरा हुआ को साफा कर देना, है ना, गला देना, उसको खा जाना, है ना। लेकिन अब बताइए कि वहाँ पर लाइसोसोम ही मर गया और कोशिका ही मर गया, तब बताइए कि वहाँ गलाने का काम कौन करेगा। तब क्या होता है कि वहाँ पर जब सेकिएगा गर्म पानी से तो वहाँ से अगल बगल वाला जो कोशिका और लाइसोसोम जो है ना, तब देखता है कि अरे लाइसोसोम भी मर गया और कोशिका ही मर गया। तब बताओ कि इसको गलाने का काम कौन करेगा, तो इसमें देगा कौन, यहाँ रहेगा कौन। तो इसलिए अगल बगल वाला कोशिका देखता है और छिटक देता है लाइसोसोम और कोशिका को, तो वहाँ पर देखेगा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। जब गर्म पानी से सेकिएगा तो 1 सप्ताह के बाद देखेगा वो ठीक हो जाता है। अब इसको क्या कहा जाता है? कोशिकीय पाचन। कोशिका का पाचन कहता है, जैसे मरा हुआ कोशिका को कौन सफाई करता है, तो लाइसोसोम, ठीक है। सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, क्वेश्चन पूछेगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम का। इसे एटम बम भी कहते हैं। अब देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। अब बताइए कि आरबीसी जो है, आरबीसी जिसका जीवन काल 120 दिन होता है, उसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब बताइए 120 दिन के बाद जब मर जाता है तो उसको खाने का काम कौन करता है ना। तो उसमें देखिए कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। ये जैसे क्या करता है, 120 दिन के बाद रक्त जो है मर जाता है, मरने के बाद धीरे धीरे चल जाता है कहाँ, तो स्प्लीन, प्लीहा में चल जाता है और प्लीहा में जाकर वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है हुआ। अब यहाँ समझिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, परिवहन करना। वैक्यूम का काम क्या है, जल का स्टोर कर संग्रह करके रखना। सेंट्रोसोम का काम क्या है, तो कोशिका का विभाजन करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वसा बनता था और प्रोटीन बनता था। राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन बनाना, है ना। न्यूक्लियस का काम क्या है, तो सबका देखभाल करना। ये सब जितना है सबको, लाइसोसोम को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, सबको देखभाल कौन करता है, तो न्यूक्लियस। इसमें सबसे खतरनाक कौन है, तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर में सब रहता है। जैसे कहते हैं ना, एक मजदूर है, उसके ऊपर कौन है, तो ठेकेदार होता है। अब उसके ऊपर कौन होता है, तो मालिक होता है। तो उसी तरह से इसमें है कि ये सब मजदूर का काम करता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, सब क्या करता है, ये मजदूर की तरह काम करता है। और न्यूक्लियस इस सबको देखभाल करता है। न्यूक्लियस जो है इस सबको देखभाल करता है। अगर इसमें से कोई अगर कोई काम नहीं करता है तो लाइसोसोम जैसे उसको पकड़कर जल अपघटक एंजाइम छोड़ देता है, जिसके कारण वो पूरा मर जाता है।